नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका स्टेट जो है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, TGT PGT PRT का कोई सा भी एग्ज़ाम है तो इनके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें आपके हरियाणा जी के और इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं वे इसमें आ जाएंगे। जिसमें हमने सबसे पहले हरियाणा जी के जो इसको लिया है, क्योंकि इसके भी 10-12 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो एक एग्ज़ाम जो है उसे पास कराने के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा अगर आप HSC का कोई अन्य भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा हरियाणा की जलवायु। उपपोषण मतलब जब इसकी हम अगर संधि विच्छेद भी आ जाए एग्जाम में, उपपोषण और में गुण जाओ पर उस वैसे बनता है उपोषण। उपपोषण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण कौन सा है? लैंडलॉक्ड प्रदेश होने के कारण, हिमालय पर्वत से दूरी होने के कारण, समुद्र से दूरी होने के कारण, या नदियों की कमी के कारण। तो यहाँ पर जो ये उपोषण कटिबंधीय होने का जो कारण है इनमें से कौन सा है, तो किस कारण से है? और इनमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा सी वाला, समुद्र से जो दूरी है इसके कारण यहाँ पर माना गया है। किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसम संबंधी जो दशाएं हैं इसको कहा जाता है जलवायु। राज्य की जलवायु का जो निर्धारण है समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, इनसे माना जाता है। भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, इसलिए बड़े स्तर पर हरियाणा की जलवायु भी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आती है। और हरियाणा राज्य की जलवायु समुद्र से दूर अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु मानी गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा की जलवायु है सदा वर्षा वाली, महाद्वीपीय, ग्रीष्म या सर्दी वाली। तो हरियाणा की जलवायु कैसी मानी गई है और ये कौन सी है? महाद्वीपीय प्रकार की। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अर्ध आर्द्र जलवायु, उपोष्ण आर्द्र जलवायु, शीत उष्ण आर्द्र जलवायु या आर्द्र सदाबहार जलवायु। ये जो उत्तरी भाग जो है इसमें, और इसमें जो जलवायु मानी गई है ये उपोष्ण आर्द्र जलवायु इसमें मानी गई है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है? आर्द्र, अर्ध मरुस्थलीय, दोनों, आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु। हरियाणा की जलवायु कैसी है? और हरियाणा की जो जलवायु है ये आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु मानी गई है। हरियाणा की जलवायु को राजस्थान के पूर्वी भाग की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु और गंगा मैदान की आर्द्र जलवायु के मध्य की जलवायु भी कहा जाता है। हरियाणा की जलवायु में विविधता होने के कारण तापमान एवं वर्षा में भी अंतर पाया जाता है, इसलिए ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव, अधिक तापमान एवं वाष्पीकरण तथा शीतकाल में निम्न तापमान पाया जाता है। इसके बाद है हरियाणा की जलवायु के संबंध में कौन सी एक सही बात है? ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव होना, ग्रीष्म काल में अधिक तापमान का होना, शीतकाल में निम्न तापमान का होना, या फिर ये सभी बातें सही हैं। तो हरियाणा की जो जलवायु है इसके बारे में ये सभी बातें सही मानी गई है। ग्रीष्म काल जो है इसमें वर्षा का अभाव, ग्रीष्म काल में अधिक तापमान होना, और जो शीत ऋतु है शीतकाल इसमें निम्न तापमान। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया था? 1, 2, 3 या फिर 4 का। और इनके द्वारा जो जलवायु का उल्लेख किया गया है तो कितनी है? ये 2 मानी गई है, जिसमें आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उष्ण स्टेपी जलवायु ये आ जाती है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु और उष्ण स्टेपी जलवायु, तो ये 2 जो है यहाँ पर मानी गई थी। इसके बाद है हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोष्ण जलवायु, दोनों, या टुंड्रा जलवायु। तो हरियाणा में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो हरियाणा में जो है ये दोनों हैं, जिसमें
उष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो ये दोनों आ जाती है। ये जो आर्द्र उपोष्ण जो जलवायु है, इसका जो विस्तार है, ये शिवालिक श्रृंखला के दक्षिण में फैली 72 किलोमीटर चौड़ी मैदानी में जो पट्टी है इसमें पाई जाती है। और एक क्षेत्र में सर्दियों में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है और जनवरी का तापमान वो 3 से 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। शिवालिक के उत्तरी भाग का तापमान रात्रि में हिमांक बिंदु तक पहुंच जाता है, इसलिए शिवालिक की जलवायु का प्रभाव राज्य की जलवायु पर भी पड़ता है। और जो उष्ण स्टेपी जलवायु है, राज्य के अधिकांश भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु क्षेत्र में वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है और यह क्षेत्र अधिक वर्षा का लाभ नहीं उठा पाता, जिसके कारण ग्रीष्म काल में तापमान ज़्यादा होता है और वाष्पीकरण की अधिकता बनी रहती है। तो ये शिवालिक की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, पंचकुला का, अम्बाला वाला, यमुनानगर, तो ये वाला जो इस साइड में आ जाएगा। इसके बाद है डॉक्टर व्लादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला है? उपोष्ण स्टेपी, आर्द्र उपोष्ण, ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु या कोई सी भी नहीं। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में बात ही की थी, दो हैं, उपोष्ण, आर्द्र। तो ये जो ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु जो है इसका स्थान नहीं मिला है। इसके बाद है हरियाणा के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण जलवायु, उष्ण स्टेपी, मरुस्थलीय या आर्द्र जलवायु। अधिकांश भाग में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो अधिकांश भाग जो है उसमें उष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से हरियाणा के उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र के संबंध में एक सही बात है। ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान रहता है, वाष्पीकरण की अधिकता रहती है। दोनों ही बातें ठीक है, ये कोई सी भी नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमने जो इस क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर इसके बारे में सही कही गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा प्रदेश के किस भाग में औसत तापमान अधिक पाया जाता है? उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण पश्चिमी या पूर्वी भाग में। तो कौन सा भाग है जिसमें औसत तापमान ज़्यादा पाया जाता है, अधिक पाया जाता है? और ये उत्तरी भाग है। इसके बाद है, हरियाणा के किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है? तो एक कौन सा महीना जिसमें ज़्यादा तापमान होता है? मार्च अप्रैल का, मई जून का, जून जुलाई का, ये जुलाई अगस्त का। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है मई जून वाला, जून के महीने में तो छुट्टियाँ ही होती है यहाँ पर गर्मियों की, तो ये मई जून का महीना, इन्हीं में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसके बाद आ जाता है, हरियाणा के किस माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु के नाम से भी जाना जाता है? जुलाई अगस्त, अक्टूबर नवंबर, अगस्त सितंबर या सितंबर अक्टूबर। तो यहाँ पर कौन सा माह है जिसको गर्मी की द्वितीय ऋतु के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि अभी तक तो हमने पढ़ा था गर्मी का जो महीना ये मई जून है। तो दूसरी ऋतु कौन सी है? अब दूसरी ऋतु की बात करें तो ये सितंबर अक्टूबर वाली है जो अब चल रही है, सितंबर। जैसे कि आज 23 तारीख हो चुकी है, तो ये सितंबर और अक्टूबर, यही थोड़ा सा जो है दूसरा गर्मी का महीना है। इसके बाद आ जाता है, वर्ष के किस माह में हरियाणा प्रदेश के सभी भागों में दैनिक ताप अंतर अधिक पाया जाता है? जनवरी, मार्च, फरवरी, मई में। तो वर्ष के किस माह में हरियाणा प्रदेश के सभी भागों में दैनिक ताप अंतर अधिक पाया जाता है? तो यह महीना कौन सा है? मई वाला। हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा महीना है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? जनवरी, दिसंबर, फरवरी या नवंबर, कौन सा महीना है? तो यहाँ पर जो है ये जनवरी का महीना है, जिसमें क्या जो स्कूल जो है उसमें छुट्टियाँ हो जाती हैं। इसके बाद है, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब होता है? अप्रैल से जून का, जनवरी से मार्च, जुलाई से सितंबर या मार्च से मई का। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? तो हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से हो जाता है? अप्रैल से जून तक। इसके बाद हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कहाँ तक पाया जाता है? 30, 42, 35 या 49 डिग्री तक। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो है इसमें हमारा ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ग्रीष्म ऋतु में औसत जो तापमान है ये 35 है। वैसे तो 48-49 तक पहुँच जाता है कई बार, लेकिन यहाँ पर औसत की बात करें तो जो 35 तक माना गया है। इसके बाद हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? सिरसा में, सोनीपत, हिसार या जींद में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है?
और गर्मी जो है ये हिसार में पड़ती है। जहाँ पर जितना ज़्यादा रेत होगा उतनी ज़्यादा गर्मी, उतनी ज़्यादा ठंड। इसके बाद है हरियाणा में ग्रीष्मकाल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिलों में चलती है? हरियाणा में ग्रीष्मकाल के दौरान लू पवन पूर्वी, उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी या मध्यवर्ती जिलों में तो लू चलती है। और कौन से महीने में चलती है, या मतलब चलती तो है अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, तीन ही महीने हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीष्मकाल या इसमें जो है ये एरिया पूछा गया था दक्षिण पश्चिमी कौन सा जिला है, और इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला रहेगा, दक्षिण पश्चिमी जिलों में। इसके बाद हरियाणा प्रदेश में शीत ऋतु की अवधि कब से होती है? मध्य से सितंबर मार्च, अक्टूबर से जनवरी, नवंबर फरवरी, दिसंबर से मार्च तक। तो शीत ऋतु की जो अवधि है वो कब से कब तक होती है? शीत ऋतु की जो अवधि है ये मध्य सितंबर, मतलब बीच का जैसे 15-20 तारीख है तो मध्य सितंबर से और मार्च का जो महीना है वहाँ तक मानी गई है। इसके बाद है राज्य में शीतकाल का औसत तापमान कितना होता है सर्दी का? 5, 10, 12 या 20। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला है तो 12 है। इसके बाद हरियाणा में जुलाई से लेकर और सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? वर्षा वाली, शिशिर, शीत या ग्रीष्म ऋतु? तो जैसे अब है जुलाई से सितंबर का महीना है तो इस महीने में कौन सी ऋतु है? तो इसमें जो ऋतु है इसका जो नाम है ये वर्षा ऋतु है। इसके बाद है हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक जो वितरण है औसतन कितना होता है? 30 से 40, 40 से 60, 40 से 50 या 80 से 100। औसत पूछी गई है यहाँ पर, लगभग औसत जो है इसमें जो मानी गई है तो ये 40 से 60 वाली मानी गई है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा का वर्षा ऋतु में तापमान गिरने का कारण कौन सा है? वर्षा को होना, धूप में अंतर को होना, आर्द्रता या इन सभी को होना? तो हरियाणा में वर्षा ऋतु में जो तापमान गिरने का कारण है तो कौन सा कारण है? और ये सभी है, इसमें वर्षा भी हो जाती है कई बार, तो आर्द्रता, धूप में अंतर, जब धूप ही निकलेगी ठंड तो अपने आप हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? ये शिवालिक जो ये पंचकुला वाला जो क्षेत्र है 90, 100, 110 या 120 सेंटीमीटर। शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो ये हो जाती है 110 सेंटीमीटर। इसके बाद हरियाणा प्रदेश में जुलाई से सितंबर में 80% जो वर्षा है किस कारण से होती है? जुलाई से सितंबर तक जो महीना जो इस समय जो वर्षा हो रही है तो 80% जो वर्षा ये दक्षिण पश्चिमी मानसून, पूर्वी विक्षोभ या शीतलहर किससे होती है? तो इसका जो कारण है दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, इसके कारण ये जो अभी जो वर्षा हो रही थी तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण से। इसके बाद आ जाता है पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? ग्रीष्म, शरद, वसंत या शीत ऋतु में? पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो ये होती है शीत ऋतु में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को मावट, सिंधारा, कोथली या गीता क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो मावट या उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा प्रदेश के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण में? तो हरियाणा प्रदेश के किस भाग में ज़्यादा वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा जो है ये उत्तर पूर्व में होती है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? पंचकुला और जो ये कालका वाला क्षेत्र है, यमुनानगर का जो छछरौली है, कुरुक्षेत्र का थानेसर या यमुनानगर के जगाधरी में? तो सबसे ज़्यादा वर्षा की बात हुई है यहाँ पर, तो ये छछरौली में होती है और हरियाणा का चेरापूंजी कह सकते हैं आप एक तरीके से। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले में एक शामिल नहीं है? अम्बाड़ा, सिरसा, यमुनानगर, सोनीपत। अब ये तीन देखें तो ये कौन से वाला है? हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला पूछा गया है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि तीन तो एक जैसी हैं। अब कौन सा है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा वाला? जो ऑप्शन सी में है, क्योंकि यहाँ पर जैसे नहीं में पूछा गया था तो ये सिरसा नहीं है।
इसके बाद हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? सिरसा, हिसार, मेवात या फिर अम्बाला में? तो सबसे अधिक औसत जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है? और औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये अम्बाला है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम में? तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला, दक्षिण पश्चिम। इसके बाद हरियाणा में वह जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा या हिसार? तो सबसे कम जो इनमें कौन सा है? और जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर, ये सिरसा है। इसके बाद हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है? पूर्वी, पश्चिमी, दोनों में या दक्षिण मंडल में? तो हरियाणा प्रदेश के वर्षा वितरण को किस मंडल में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है? तो ये इसमें दोनों आ जाते हैं, पूर्वी और पश्चिमी मंडल। तो ये तो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे, और अब हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर प्लूरल बताना है अलुमनाज का। तो ये क्या होता है? ये उसको कह देते हैं जो कोई जैसे एक्स स्टूडेंट होता है स्कूल में, जब वो मान लो पहले पढ़ा हो, पूर्व छात्र। तो इसका बहुवचन बताना है, यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो बहुवचन की बात करें तो इसमें ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, एलुमनी जाए बन जाएगा इसका, पूर्व छात्र। इसके बाद आ जाता है करेक्ट स्पेलिंग, जो करेक्ट जो है यहाँ पर सही वो बताना है, सही कौन सा है इसमें। अब इनमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन बी में आया है TYRANNISE, अत्याचार करना इसको कह देते हैं। तो यही जो है इसकी सही स्पेलिंग मानी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी फ्रॉम द फ्लोइंग। तो ये जो बायोग्राफी क्या होती है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, या द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिफ्लेक्टेड इन राइटिंग, या लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन क्रिएट इन पेंटिंग बाय समवन। तो बायोग्राफी क्या होती है? जीवनी का देते हैं, तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखित किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसका बताना आपने समानार्थक, सैनोमियस है यहाँ पर, एलिगेंट जो है इसका बताना है क्या बनेगा। और इसका कौन सा बनेगा? इनमें अगर हम देखें तो जेंटल, फेमिस, ग्रेसफुल या कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा, जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर समानार्थक पूछा गया था, तो इसका मतलब ग्रेसफुल होता है। सुरुचिपूर्ण मतलब सुंदर को कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट? सी सेड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो जैसे यहाँ पर सी सेड से तो शुरू ही हो गए, सी सेड और कॉमे भी हटाने हैं। तो हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट, क्या जो रिपोर्ट जो वो जमा करा दी है, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर पूछा गया है। क्या आपने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, उसने पूछा। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? इसका ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा, क्योंकि ये सैड जो है ये आस्क्ड में चेंज होगा। सी आस्क्ड मी इफ ही हैड, हैज हैव ये हैड में चेंज हो जाएगा, ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट टिल देन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये चेंज होगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनका विपरीतार्थक, यानी जो है इसका विपरीतार्थक बताना है क्या होता है। तो विपरीतार्थक इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला इसका बनेगा? जेनित का। इसका जो विलोम होगा जो ये ऑप्शन ए में आया है, नादिर जो है इसका होता है। इसके बाद आ जाता है गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर मर्डर ऑफ ए ब्रदर। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर?
तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला, FRATRICIDE, भ्रातृ हत्या कह देते हैं जिसको, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भ्रातृ हत्या। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, टू डू समथिंग, बियर समथिंग, कंटिन्यू डूइंग समथिंग या डील समथिंग। व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट, इसका जो यहाँ पर मतलब है क्या, इसका अर्थ लिया गया है ऑप्शन 1 से, टू डू समथिंग, कुछ करना। टू कैरी समथिंग मतलब कुछ लेकर चलना, तो इसका जो मतलब है यहाँ पर कुछ करने से है। नेक्स्ट आ जाता है द कार पास्ड बाय वेरी क्विकली सो वी कुड नॉट सी हु वाज सिटिंग इनसाइड। अंडरलाइन फ्रेज, ये जो है इसमें बताना है, क्योंकि कार बहुत तेज़ी से निकली, वो देख ही नहीं पाया अंदर कौन बैठा हुआ था कौन नहीं। तो ये एक जो यहाँ पर है ये नाउन है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है या एडवर्बल है। पास्ट जो आई है, द कार पास्ड बाय वेरी क्विकली। अब यहाँ पर जो इसमें माना गया है इसको क्या, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो एक जो वर्ब है क्रिया यहाँ पर मानी गई है पास्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन तो है ही नहीं, संज्ञा सर्वनाम भी नहीं है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट आउट विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो यहाँ पर भी एक व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अब कौन से वाला लाइन में, द थर्ड वर्ड कंट्रीज मस्ट अडॉप्ट ए रेडली डिफरेंट अप्रोचेज फॉर dissemination of scientific information in view of the nature and magnitude of their problems। अब इसमें भी इनकरेक्ट है एक, कौन से वाला है, और ये जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया हुआ है, तो इसी को माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आई कैन नेवर फॉरगेट यू, चेंज इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो एक क्वेश्चन मार्क जो इसमें बदलना, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो जब हम इसे क्वेश्चन मार्क में बदलेंगे तो कैसे बनेगा ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, कैन आई एवर फॉरगेट यू। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा, क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ, कैन आई एवर फॉरगेट यू। नेक्स्ट आ जाता है एवरीवन नो हिम, चेंज इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क में ही बदलना है, एवरीवन नो यू, एवरीवन नोज हिम। तो इसका भी जब हम बदलेंगे तो कौन सा बनेगा, हर कोई उसे जानता है। जब हम इसमें जा किसी से प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो कैसे बनेगा ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, डज आ जाएगा शुरू में, डज एवरीवन नो हिम, क्या उसे हर कोई नहीं जानता, क्या उसे हर कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर होगा, डज एवरी वन नो हिम। ये डज एवरी वन, हाँ इसका जो है ये बनेगा, क्या सभी उसे जानते हैं, क्या सभी उसे जानते हैं, डज एवरी वन नो हिम। इसके बाद आ जाता है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है, द इंडियन मैगपाई इंक्लूड्स ए लॉन्ग फ्लाइट विद इन एट या ऑन। तो प्रेपोजिशन बतानी है, इसमें कौन सी बनेगी, इसकी प्रेपोजिशन की बात करें तो ऑप्शन बी वाली हो जाएगी, इन इसमें आएगा, द इंडियन मैगपाई इंक्लूड्स इन ए लॉन्ग फ्लाइट। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, blank in the following sentence with appropriate infinitive। He was not fit the job, to doing, in doing, for doing या to doing। तो कौन से वाला इसमें आना चाहिए, वह इस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं था, he was not fit the job। अब इसमें देख सकते हैं कौन से वाला सही बैठ रहा है, ऑप्शन सी वाला, he was not fit to do the job। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा,
क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट जिरंड और इन्फिनेटिव। द शॉपकीपर मैनेज्ड डैश द आर्टिकल दैट आई वाज लुकिंग फॉर। फाइंडिंग, इन, टू फाइंड या टू फाइंडिंग। अब कौन से वाला यहाँ पर आना चाहिए? अब इसमें जो यहाँ पर सही जो आ रहा है ऑप्शन सी वाला है। द शॉपकीपर मैनेज टू फाइंड द आर्टिकल दैट आई वाज लुकिंग फॉर। तो टू फाइंड जो इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर अन्य जो हमारे सब्जेक्ट है मात्रात्मक योग्यता, तो यह आ जाती है। और जिसमें फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इसमें रहेगा, राम, श्याम और कमल एक साथ एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं। उनकी पूंजी का अनुपात है 3, 4 और 7। यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 है तो लाभ में कमल का हिस्सा होगा। तो हिस्सा जो है कितना होगा? तो सीधा क्वेश्चन है यहाँ पर, इनका अनुपात कितना है? 3, 4 और 7। इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ के कितना आ जाएगा? 7 और 4 11, 3 14, तो 14 जाएगा। तो लाभ में कमल का जो अभीष्ट जो हिस्सा है कितनी है? टोटल 21,000 है। 21,000 और गुणा में 7/14, तो कितना जाएगा ये? 10,500, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। इसके बाद है एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है। अब नए आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? तो कितना होगा? तो ये जो है यहाँ पर इसमें बनेगा ऑप्शन सी वाला, 1% घट जाएगा। इसके बाद है कागज की एक शीट पर छाया प्रति का मूल्य रुपये है 1, मतलब फोटोस्टेट कह सकते हैं एक तरीके से। यदि प्रथम 1000 शीट के बाद सभी छापा प्रतियों पर 2% की छूट दी जाती है, तो 5000 शीट की छापा प्रति का जो खर्चा है वो कितना आएगा? तो यहाँ पर क्या है, कुल जो छाया प्रति का जो खर्च है, तो इनको क्या हम कर लेंगे गुणा 1, फिर कितने हैं? 1000 है, और उसके बाद कितने हैं? 4000, और फिर कितने हो जाएगा? 0.98। तो इनको गुणा कर लेंगे, गुणा करके 4920 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत है 6, तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना होगा? 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत है 6, तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो कितना होना चाहिए? तो ये होगा 48। इसके बाद है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो कितने दिन में कर सकता है? तो ये कर लेगा 20 दिन में। वैसे ही एलसीएम लेकर इनका। इसके बाद है अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है। अंकित कीमत पर 20% छूट दी जाती है, तो इस प्रकार की बिक्री होती है, न लाभ न हानि, 4% की हानि या 2% की हानि। अंकित कीमत लागत कीमत से 20% अधिक है और अंकित कीमत पर 20% की छूट दी जाती है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो बिक्री जो है ये मानी गई है 4% की आने वाली। इसके बाद आ जाता है 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का जो अनुपात है 2:11 और 5:21। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए? तो इसे जो माना गया है 1:2 में। इसके बाद है एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु की विक्रय कीमत 700 निर्धारित की। क्योंकि कीमत
कि इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। तो नई विक्रय कीमत बतानी है। तो नई विक्रय कीमत कितनी होगी? तो यह होगी 550 रुपये। तो इसमें क्या है, अंकित लाभ कितना है? 700 है। और क्रय मूल्य कितना होगा? तो ये हो जाएगा 700 गुणा में 100 बटे में 140, 40% है, 140 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। और 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो कितना होगा? 500 गुणा में 110, क्योंकि 10% है, 110 बटे 100, तो कितना हो जाएगा? 550। इसके बाद हास ने 27.5 रुपये में एक पुस्तक को बेचते हुए 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि वैसे 25 रुपये 75 पैसे में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर नुकसान होता? तो यहाँ पर उसने 27 रुपये 50 पैसे में पुस्तक को बेचते हुए 10% का लाभ प्राप्त किया, और यदि इसे 25.75 में बेचता तो उसे कितना लाभ या हानि होती? तो देखने में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें देखें तो क्या हानि तो इसमें हो रही है या लाभ हो रहा है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? 27 रुपये 50 पैसे गुणा में 100 और बटे में 110, 10% है, 110। तो इसे हल करके आएगा 25। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए 25.75 माइनस में 25 और बटे में 25 गुणा में 100%। तो ये कितने आएगा? 0.75 गुणा में 100 बटे में 25, तो कितना आएगा? 3%। और 3% यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ। इसके बाद है दो दिए गए स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिन में बिछ सकता है। एम बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। सी के सहयोग से उसने इस काम को 4 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेले कितने दिन में इस काम को कर सकता है? तो ये कर सकता है 9 से 3/5 दिन में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है तार्किक अभिक्षमता वाला, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 17 19 है, ऐसे 107, फिर आगे कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर 17 में 2 जोड़े गए हैं तो ये 19 हो जाता है। 107 में भी 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 109 हो जाएगा, 109। इसके बाद है एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए, संकेत करते हुए जो मल्हार है उसने कहा, उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ की माँ है। एकमात्र का मतलब स्वयं से है यहाँ पर। उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ की माँ की माँ, आगे नानी उसमें चल जाता है। तो मल्हार को उस स्त्री से क्या संबंध है? उसकी नानी, बहन, सास या मौसी? तो क्या है? तो उसका संबंध किससे है? यहाँ पर ये सास जो से माना गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंक मालाओं में से एक पद गलत है, गलत ही आपने बताना है। तो कौन से वाला है इसमें? यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो ये 1 और 0 है इनकी पावर हुई है, जैसे ये 1 की पावर 2 और 0 की भी 2। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 दूनी 4 है और 1 की 2 है। यहाँ पर 3 की है, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, फिर 4 चौके जो है यहाँ पर 16, और यहाँ पर 5 5 25 होना चाहिए था।
फिर 5 5 25, 4 चौके 16, छीक छीक 36, 5 5 25, 7 7 49 और छीक छीक 36। तो ये 24 जो है 24 तो किसी का वर्ग नहीं होता है, तो यही गलत है। फिर इसके बाद आ जाता है अंकमाला में एक अंक लुप्त है। आपको इस अंकमाला के पैटर्न को समझना है और फिर लुप्त अंक को लिखना है। तो इसमें 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 16 35, 35 और 32 67। तो ये कुछ क्रम है यहाँ पर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 होना चाहिए। फिर उसके बाद 64 जोड़ लेते हैं, इसमें 131 बनेगा। तो 64 दूनी फिर आगे 128, ऐसे चल रहा है। तो इसमें जो है कौन सा आएगा फिर? ऑप्शन ए वाला, कौन सा? बी वाला, 131। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक निश्चित कोण है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसका? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जी आई जी एक जैसा है। उसके बाद ANTIC, यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख कर आप देख सकते हैं, GIG ANTIC। यहाँ पर भी फिर GIG और यहाँ पर TANIC। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर कुछ आया है, तो इनका देख सकते हैं आप मिलान। तो इसी प्रकार से जाए हो जाएगा। तो वैसे कुछ मिलान यहाँ पर जिनका बन जाएगा। यहाँ पर C और I ऐसे है, ये C है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से इसका बनेगा यहाँ पर। तो इसे जब हम बनाएंगे तो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन डी वाला। इसके बाद आ जाता है रेमनी बिंदु X से चलना शुरू किया और सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम की साइड में चला, फिर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला और फिर दोबारा बाएं मुड़ा और सीधा 7 किलोमीटर चला। अब बिंदु X से किस दिशा में है, तो उसकी दूरी बतानी है यहाँ पर। तो दूरी कौन सी साइड है, उसकी कौन सी दूरी है? तो जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर, दक्षिण पूर्व वाली। इसके बाद है निम्न अंकित सारणी में लुप्त संख्या जो आपने बतलानी है। लुप्त संख्या कौन सी है इसमें? और लुप्त संख्या को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे सी वाली है। तो जैसे 14 है, यहाँ पर 14/7 हुआ है, तब जाके 2 आया है। इसी प्रकार से 36 है, 36 को भी 2 से जब हम करेंगे तो 18 आएगा। इसी प्रकार से 28 है, 28 को जब 7 से करते हैं तो 4 आएगा। इसी प्रकार से 112 है, इसको जब 2 से करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसी प्रकार से 42 है, यहाँ पर 42 में भी अब 7 करेंगे, 7 से 42 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर है, इसे भी आप देख सकते हैं 2 से जब हम इसे करेंगे तो क्या जाएगा? ये 123। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक बाद में 3 है तो नहीं आए हैं। निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके ठीक बाद 3 तो नहीं आया है लेकिन ठीक पहले 2 आया है। कहने का मतलब है 3 नहीं होना चाहिए, बाद में 2 होना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से हैं इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से बनेंगे? 203, क्योंकि यहाँ पर जिनके ठीक बाद 3 तो नहीं आया है, 0 देखनी है।
और लेकिन ठीक पहले 2 आए हैं। तो कितने हैं ये? 3 यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसमें देख सकते हैं 204 है। और कौन सा हो सकता है इसमें? 204 के बाद ये भी हो सकता है 207। और कौन सा हो सकता है? एक ये भी है 204 यहाँ पर। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यही जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।